नमस्कार। अधिवक्ता परिषद हरियाणा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सेकंड लाइव सेशन में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। इस कोविड-19 महामारी में हम सभी नागरिकों पर इस महामारी का हमारी जीवन शैली और कार्यशैली पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अधिवक्ता परिषद हरियाणा इस चुनौतीपूर्ण माहौल में हम सभी को यह प्रयास कर रही है कि अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता श्री रणवीर जी खरखाली हैं, जो जगाधरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता परिषद हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। रणवीर खरखाली जी कई अहम केसों में बतौर बचाव पक्ष वकील कार्य कर चुके हैं। स्वामी असीमानंद जी के सीबीआई कोर्ट में पंचकुला व जयपुर में पूर्व में चल रहे केसों में भी बतौर बचाव पक्ष वकील वो रहे। आज का हमारा कार्यक्रम का जो विषय है, धारा 319 सीआरपीसी पावर ऑफ कोर्ट्स। आज श्री रणवीर जी अपना वक्तव्य 319 सीआरपीसी के बारे हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं रणवीर जी का आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सभी दर्शक अपनी इस विषय से संबंधित कोई भी उनकी क्वेरी या उनकी शंका है तो वो चैट में पोस्ट कर सकते हैं, जिनका निवारण रणवीर जी अपना वक्तव्य कंप्लीट होने के बाद निवारण करेंगे और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी शंकाओं का निवारण करेंगे। अब मैं श्री रणवीर जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे समक्ष आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री रणवीर जी। धन्यवाद अमित जी। मैं जितने भी हमारे आज के सब्सक्राइबर हैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज पूरा विश्व एक महामारी से ग्रसित है और जिसकी वजह से सब के सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे देवेंद्र सैनी जी का, उदित गर्ग जी का और अमित जी का, कि उन्होंने इस महामारी के दौर में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जोड़ दिया है। और आज अधिवक्ता परिषद का दूसरा सेशन जो मेरी जिम्मेदारी लगी है कि पावर्स ऑफ कोर्ट्स अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी मैं आपके सामने रखूं। मैं इस सब्जेक्ट के बारे में, वैसे तो सारे के सारे यहाँ पे अधिवक्ता बंधु हैं, कुछ हमारे साथ लॉ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो वुड बी एडवोकेट हैं। तो इस सेक्शन को लेके 319 में कोर्ट की पावर्स क्या हैं उस पे सीधा सीधा आता हूं। सिविल सोसाइटी के लिए कि उसमें क्राइम ना हो या क्राइम होने के बाद कैसे उसको ट्रीट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए एक हमारे इंडिया में ब्रिटिश लॉ के दौरान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन्फोर्स हुआ था। उसका सेक्शन 319 में जाने से पहले पावर्स ऑफ कोर्ट 154 सीआरपीसी में जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है, कोई ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोशन में आती है और मोशन में आने के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और अपनी कंप्लीशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के यहां सबमिट करती है, तब मैजिस्ट्रेट की क्या क्या पावर है। सेक्शन 190 सीआरपीसी 190 सीआरपीसी से ये शुरू हो जाता है। 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, कहां कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट। नंबर 1, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, वो कंप्लेनेंट के थ्रू आ सकती है। दूसरी आ सकती है अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, यदि पुलिस उस पे अपनी रिपोर्ट लेके आती है तो उस पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। अब जब कंप्लीशन रिपोर्ट आ जाती है, जिसको हम चार्ज शीट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी भी बोलते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट रिपोर्ट होती है,
तो उसको जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, वो मैजिस्ट्रेट के यहां सबमिट कर देती है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है और पावर है मैजिस्ट्रेट की। फर्स्ट है कि वो जैसी भी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आई उसको उसी रूप में एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले उस फाइनल रिपोर्ट को। सेकंड है कि यदि मैजिस्ट्रेट का व्यू डिफर है, उस मैजिस्ट्रेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करके उस रिपोर्ट में गो थ्रू हो जाए, और उसमें यदि पुलिस की रिपोर्ट से वो डिफर करता है तो उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है। वो पावर आ जाती है 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में। सुप्रीम कोर्ट ने एक सकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट एक्सप्लेन की है, और फर्स्ट टाइम इसी केस में मैजिस्ट्रेट को मॉनिटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा गया है। ये साइटेशन है, जो लॉ पॉइंट है, सकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 907। और थर्ड में पावर है कि उस फाइनल रिपोर्ट को जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सबमिट की उसको एक्सेप्ट तो कर ले, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के उसमें मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जितने एक्यूज्ड होने चाहिए थे, जिनका नाम था, या इन्वेस्टिगेशन में जितने एक्यूज्ड के खिलाफ कुछ भी एविडेंस आई हुई है, तो उनमें से किसी एक्यूज्ड को 1, 2, 4 को छोड़ दिया गया। उनमें उस चार्जशीट में उनको एक्यूज्ड नहीं बनाया गया, उनको खाना नंबर 2 में रख दिया गया, तो उनके खिलाफ सम्मन जारी कर सकता है। ये पावर 190 सीआरपीसी में है, और सम्मन सुमोटो जारी कर सकता है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है, उमा शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सीबीआई का केस था, 2010 का वॉल्यूम 9 SCC 479। उसमें सारी की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की एक्सप्लेन की हुई है। 190 में मैजिस्ट्रेट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता उस एक्यूज्ड के खिलाफ, जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है, जिसको चालान में नहीं रखा गया या खाना नंबर 2 में रखा गया है, या उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो फिर सपोज कोई भी केस सेशन ट्राइबल केस है, तो उसके बाद क्या रेमेडी है, क्या पावर है कोर्ट की? तो सेशन कमिट होने के बाद केस चला जाता है सेशन कोर्ट के पास, और बिफोर चार्ज या आफ्टर चार्ज, एट द टाइम ऑफ चार्ज कंसिडरेशन, अंडर सेक्शन 193 सीआरपीसी में ट्रायल कोर्ट की पावर है कि ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट को लगता है कि कोई भी एक्यूज्ड जो एफआईआर में नाम है या जिसके खिलाफ एविडेंस है, उसको कॉलम नंबर 2 में रख दिया गया, उसकी समनिंग नेसेसरी है, उसकी समनिंग होनी चाहिए, तो उसमें ट्रायल कोर्ट की पावर है कि वो समन कर सकती है। ये केस है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3900, पेज नंबर 3900। सपोज 190 में भी पावर एक्सरसाइज नहीं हुई और 193 में भी कोर्ट ने अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं की, तब रेमेडी क्या है? तब आता है सेक्शन 319 सीआरपीसी। 319 सीआरपीसी एक स्पेशल प्रोविजन है, और इसमें आती है पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस।
यहां गिल्टी ऑफ ऑफेंस के साथ क्या था कि पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टोटली डिफरेंट व्यू रहता था। किसी हाई कोर्ट का कुछ कहना था और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में अलग व्यू रहता था। तो इस व्यू को डिसाइड करने के लिए, एक गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए एक केस डिसाइड हुआ, माइकल मचेडो वर्सेस सीबीआई 2000 AIR सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1127। उसमें कुछ गाइडलाइंस एक्सप्लेन्ड की गई कि सभी कोर्ट्स उसी को फॉलो करें। और यहां पे बात हुई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है कोर्ट्स की, डिस्क्रिशन है अंडर सेक्शन 319 CRPC, उसको एक्सरसाइज बड़ा कॉशियसली करना चाहिए और वो नॉट ए मैटर ऑफ रूटीन, उसको इस तरह से पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब जितने भी एडवोकेट्स यहां अधिवक्ता बंधु हमारे इस चैनल पे हैं, वो जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी हार्ड लाइन प्रिवेल नहीं करती। ये तो टाइम टू टाइम एक गाइडलाइन सेटअप करनी होती है और उस गाइडलाइन को सेटअप करने के लिए हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन आती है किसी भी केस में। तो उससे पहले माइकल मचेडो के बाद एक और थोड़ा सा व्यू डिफर किए कि वो जो पावर एक्सरसाइज करें अंडर सेक्शन 319 CRPC में, कि वो एप्लीकेशन फाइल हो अंडर सेक्शन 319 CRPC में किस टाइम पे हो, या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, और यदि कोर्ट कंसीडर करे उसको तो किस स्टेज पे करे। फिर इसके लिए 2013 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, डिसाइड तो नहीं हुआ, उसको रेफर कर दिया गया, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2013 का वॉल्यूम 3 RCR 158। उसमें 5 क्वेश्चन राइज किए, 3 जजेस की बेंच थी और एक गाइडलाइन सेटअप करने के लिए तीनों जजों ने इस केस को 5 क्वेश्चनों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और एटलीस्ट उसमें यह भी दिया गया कि 5 जजों की बेंच रहे और वहां पे ये 5 क्वेश्चन डिसाइड हो। वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं? उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया कि 319 की एप्लीकेशन या अंडर सेक्शन 319 में जो पावर कोर्ट को दी हुई है, ट्रायल कोर्ट को, वो किस स्टेज पर एक्सरसाइज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कि एविडेंस किसको माना जाए, एग्जामिनेशन इन चीफ को एविडेंस माना जाए या क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद उसको एविडेंस मानना जाए, कि कहीं वो टेस्ट हो जाए क्रॉस एग्जामिनेशन से पूरी की पूरी एविडेंस, क्या उसको तब माना जाएगा ये, और वो कोर्ट अपनी पावर किस समय में एक्सरसाइज करे, वो एग्जामिनेशन इन चीफ पे करे या क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद करे। ये क्वेश्चन राइज हुआ सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन था कि जो एविडेंस के बारे ही, कि जो एविडेंस है वो एविडेंस 2 तरह की होती है। ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल फेस करते हैं या ट्रायल कंडक्ट करते हैं, वो एडवोकेट्स जानते हैं कि एक तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मटेरियल कलेक्ट कराया गया, क्या उसको एविडेंस ट्रीट करें, या जो कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस आया उसको एविडेंस मान लिया जाए। ये क्वेश्चन राइज हुआ। इसमें फोर्थ क्वेश्चन राइज हुआ
कि उससे पहले हरदीप वाले केस से पहले एक ही बात आती थी कि एविडेंस और जो मटेरियल एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि वो सेटिस्फाई करे कोर्ट को कि जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है, जिसको सम्मन किया जाना है, कि उसकी सजा के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी राइज हुआ, क्या उसी एक्यूज्ड को सम्मन किया जा सकता है कि जिसके खिलाफ एक पर्याप्त एविडेंस या मटेरियल जो एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन के समय में कलेक्ट किया गया उसकी सजा के लिए पर्याप्त है? ये क्वेश्चन राइज किया गया। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन ये राइज किया गया कि क्या 319 सीआरपीसी की पावर सिर्फ उसी एक्यूज्ड के खिलाफ एक्सरसाइज हो सकती है कि जिस एक्यूज्ड का नाम एफआईआर में है या उसका नाम एफआईआर में नहीं है, कि इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। तो इस पे सेम केस में, हरदीप सिंह वाले केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस का जो जजमेंट आया वो आया 2014 में। 14 की एक है ये साइटेशन, 2014 वॉल्यूम 1 RCR 623 623। इसमें हर चीज को कि कैसे अपनी कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकती है, किस स्टेज पे कर सकती है, उसको किया गया। और सेकंड, एविडेंस किसको ट्रीट किया जाए, उस एविडेंस को ट्रीट किया जाए जो मटेरियल कलेक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया गया एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या जो एविडेंस जो डेपोजिशन है वो रेलिवेंट पर्सन की, रेलिवेंट विटनेस की जो बिफोर द कोर्ट, उसको ट्रीट किया जाए। फिर तीसरे पे ये किया गया कि अब वो इतना मटेरियल है, क्या कन्विक्शन तक जा सकता है? वहां पे ये क्लियर कर दिया गया कि जरूरी नहीं है कि कन्विक्शन का मटेरियल हो, सिर्फ सीम्स कंप्लिसिटी विद द ऑफेंस, इतना कि उसका नाम आया हुआ है, वो कन्विक्शन तक जाएगा नहीं जाएगा, इसमें बहुत कुछ और चीजें आएंगी बीच में, क्योंकि एक्यूज्ड का भी बाद में अपना एक राइट है, वो अपनी तरफ से भी एविडेंस लेके आएगा। वो चीज इस समय पे नहीं देखी जाएगी, सिर्फ इतना है कि उसकी कंप्लिसिटी है या नहीं है, उस ऑफेंस के साथ उसका कुछ कनेक्शन है या नहीं है, उस पे ये डिसाइड हो जाएगा। ये सारे के सारे पांचों क्वेश्चन ये हरदीप सिंह वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किए, और सारी की सारी एक गाइडलाइन सबके लिए फ्रेम कर दी गई। 319 सीआरपीसी पे ये एक माइलस्टोन जजमेंट है कि जो आज की तारीख में हमें गाइड करती है, एक गाइडलाइन के साथ है कोर्ट के लिए भी और एडवोकेट्स के लिए भी, कि भी कोर्ट की कहां तक पावर है, किस किस दायरे में, किस किस क्वेश्चन के अनुसार वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। मैं विषय को ज्यादा लंबा ना करता हुआ इतना ही रखना चाहूंगा आज, क्योंकि इसके साथ साथ और जुड़ते चले जाएंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आमंत्रित है। अमित जी। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे बीच प्रश्न पूछा है माननीय सुमित जांगड़ा जी ने। जी जी। इनका पूछना है, हु कैन मूव एप्लीकेशन अदर देन कंप्लेनेंट whenever complainant does not support or ready to move such application? Aggrieved person moved application and he knows the facts very much clearly. जी, सुमित जी ने ही पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन द मोर देन prima facie required as laid down in Hardeep Singh judgment. Prima facie
लेट डाउन के बाद सपोज एफआईआर में प्रेमा फसाई हम किससे मानते हैं कि एफआईआर में नाम है एक्यूज्ड का ABCD, लेकिन उसमें से डी को छोड़ दिया गया, डी को ना तो गिरफ्तार किया और ना ही उसका चालान या जो कंप्लीशन रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ भी दिया। बट ABCD के अलावा सपोज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स करती है कि उसमें ई का रोल भी था, तो उस प्राइमा फेसाई से अलग उस ई को भी समन किया जा सकता है। जी, अगला प्रश्न है हमारे पास, whether a judge can summon additional accused at the time of delivery of judgment or at the time or before concluding the trial. Yes, at before pronouncement the judgment Any time. जज कर सकता है एनी टाइम। एक प्रश्न और था कि जनरली कोर्ट में 319 की एप्लीकेशन मूव की जाती है, तो जो अक्यूज ऑलरेडी ट्रायल फेस कर रहे हैं तो उनसे उस एप्लीकेशन का रिप्लाई लिया जाता है ना, उनसे रिप्लाई ये कोई रूटीन नहीं है। इनफैक्ट जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसका राइट नहीं है, वो डिफेंड कर ही नहीं सकता, तब तक वो एक्यूज्ड ही नहीं है, कंसिडरेशन में है। सिर्फ रिप्लाई कहां लिया जाता है, जो प्रैक्टिस की बात है। सपोज करो कोई 498A का केस है, क्योंकि उसमें जो एक्यूज्ड होंगे वो सारे के सारे रिलेशन में होंगे, या 304B का केस है कि वो जो विक्टिम है डिसीज्ड के इन लॉज होंगे और उसमें एक उसका हस्बैंड एक्यूज्ड है और उसके ही भाई का, माता का, पिता का नाम आया, वो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है। तो वहां प्रैक्टिस ये है कि उस एक्यूज्ड की तरफ से रिप्लाई फाइल कर दी जाती है। जो ऑलरेडी एक्यूज्ड है उसमें प्रपोज्ड एक्यूज्ड की तरफ से रिप्लाई कोई नहीं जाती जी, और ना ही उसका राइट है। जी जी, तो क्या एक अक्यूज्ड भी 319 की एप्लीकेशन मूव कर सकता है? जी कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। एक पवन जी हैं हमारे पिंची कला से, उन्होंने कहा है कोई लैंडमार्क जजमेंट 319 पर शेयर कीजिए। ये सारी की सारी मैंने बताई। लैंडमार्क जजमेंट जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो में हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का वॉल्यूम 1 RCR पेज नंबर 623 और 193 CRPC पे जो समनिंग के लिए जो अपनी है जो माइलस्टोन जजमेंट है, वो धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 3900। जी हाँ, उससे पहले मैंने अभी माइकल मसैडो की एक जजमेंट का जिक्र किया था, वो है 2000 AIR सुप्रीम कोर्ट 1127। जी, उम्मीद है दर्शकों ने, हमारे श्रोताओं ने ये अथॉरिटीज नोट की होंगी। एक प्रश्न हमारे जगरूप सिंह जी का गुड़गांव से है, पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अभियुक्त द्वारा आवेदन की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में केस से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लिए, अगर ऐसा होता तो अभियुक्त के खिलाफ केस नहीं बनता क्या? नहीं, केस तो बनता है। इनफैक्ट ये अंडर सेक्शन 207 की बात रेज हो जाती है यहाँ। अब दो चीजें हैं कि जहां पुलिस प्रोड्यूस करेगी एक्यूज्ड को, वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ करेगी। मैजिस्ट्रेट के यहाँ जब चालान हम बोलते हैं जिसको अंडर सेक्शन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, जब वो आ जाएगी उसमें अंडर सेक्शन 207 में उन एक्यूज्ड को तो वो आरोप पत्र सप्लाई करना होगा, मैजिस्ट्रेट करेगा। बट सपोज यदि कोई प्रपोज्ड एक्यूज्ड है, उसको समनिंग से बुलाया गया, समनिंग से यदि मैजिस्ट्रेट ने बुलाया तो आरोप पत्र मिलेगा। बट यदि वो ट्रायल कोर्ट में आया तो वहां भी प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी तो है उसको आरोप पत्र देने की, चार्ज से पहले, तो उसको आरोप पत्र वहीं मिल जाएगा सेशन कोर्ट में। एक प्रश्न है ऋषि यादव जी का,
If a person does जी not named in FIR, can an application be moved under section 319? यस, इनफैक्ट ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि वो एफआईआर में उसका नाम एज एन विटनेस नहीं है, क्या वो कर सकता है, या एज एन एक्यूज्ड नहीं है, क्या उसके खिलाफ हो सकती है। ये क्लियर होने वाली बात जरूर है। यदि सपोज वो विटनेस नहीं है, उसका एग्रीव्ड पर्सन नहीं है, तो वो 319 अप्लाई नहीं कर सकता। या यदि वो उस एफआईआर में एक्यूज्ड नहीं है, उसके खिलाफ हो सकती है, नहीं हो सकती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये इंडिकेट करता है कि इस क्राइम में उसका कहीं ना कहीं हाथ था, भले वो 120 में हो, तो उसकी कोई एविडेंस ऐसी आ जाती है फाइल पे, तो उसके खिलाफ हो सकती। एक प्रश्न हमारे नरेश अरैनपुरा जी का है, वैसे उसका जवाब आप दे चुके हैं, मैं रिपीट करता हूं। मौजूदा मुलजिम से रिप्लाई कोर्ट मांग सकती है या नहीं? वो ऑलरेडी जवाब दे दिया कि यदि कोई रिलेशन जी में है और सिर्फ वो जी, रूटीन नहीं है, तो मैटर ऑफ राइट नहीं है। अब ये क्वेश्चन अमित कंबोज जी का करनाल से हमारे पास पहुंचा है। क्या 319 की दरखास्त खारिज होने के बाद हम उस दरखास्त की रिवीजन सीधे हाई कोर्ट डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट ही डाल सकते हैं, अपील जाती है उसकी क्या बात। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर 319 की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या जी प्राइवेट हाँ, कंप्लेनेंट भी कर जो सकता है? प्राइवेट कंप्लेनेंट काउंसिल भी यदि एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो उसको फॉरवर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ही कराना पड़ेगा। जी यहाँ पावर ऑफ कोर्ट्स की बात थी, वो एक प्रोसीजर अलग है कि भी कौन कर सकता है, वो भी जी। क्लियर करेंगे, आगे उसका भी एक सेशन रख लें। अभी एक भारत भूषण जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर री इन्वेस्टिगेशन टिल द फाइनल ऑर्डर? री इन्वेस्टिगेशन इनफैक्ट यदि आप 173 में जाएं, 173 सीआरपीसी में सिर्फ 173(8) में एक पावर है कोर्ट की कि उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है, री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अब उसमें एक बड़ा चर्चित केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया था कि ट्रायल भी शुरू होने के बाद वो डीजी बंजारा वाला केस, जो गुजरात वाला इशरत जहां वाला केस, उसमें एक गाइडलाइन आई थी। बट ये कोई नॉर्मल केस में नहीं होता, ये कोई स्पेशल केस हो तभी ये पावर एक्सरसाइज होती। आपने बड़ी सहनशीलता से सभी के शंकाओं को दूर किया। आज रणवीर जी ने हमारे बीच अपना विषय साझा किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट इज मॉनिटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में डिसाइड हुआ किस प्रकार से सेक्शन 190 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करने के बाद 193 सीआरपीसी में एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी ट्रायल कोर्ट एडिशनल अक्यूज को सम्मन करने के लिए कंसीडर कर सकती है, और उसके बाद 319 में अक्यूज का राइट किस प्रकार से वो एक्सरसाइज कोर्ट कर सकती है। मैं रणवीर जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अपना कीमती समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन करने पहुंचे। मैं सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद करूंगा आज के YouTube चैनल के संचालक श्री देवेंद्र सैनी जी और उदित गर्ग जी और सारी टीम अधिवक्ता परिषद की सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। सभी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं सभी दर्शकों से, व्यूअर से निवेदन करूंगा, अगर वो अपना सुझाव हमें इस चैनल को और सफलतापूर्वक चलाने के लिए देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं को आप सूचित कर सकते हैं। सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। और इसी के साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा, सभी सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, दर्शक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगामी कार्यक्रम का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। माननीय रणवीर जी हमारे समक्ष कुछ कहना चाहते हैं? जी।
मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। और इस महामारी से बचने के लिए अपने घर में रुकें। प्रशासन द्वारा जितनी भी हमें हिदायत दी जाती है उसको फॉलो करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, इस देश को बचाएं। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।